हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिक एडिक्शन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने अपने दोस्त सार्थक त्रिपाठी के साथ एम एस धोनी के करियर और उनकी लाइफ के बारे में बातचीत करी है। तो चलो सीधे देख लेते हैं हमारा डिस्कशन कैसा रहा। शुरुआती दिनों की बात करें अगर करियर में तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बिहार के लिए खेलना शुरू किया था 1999 में। तब वो सिर्फ 18 साल के थे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स के लिए जब वो क्रिकेट खेला करते थे शीश महल टूर्नामेंट में, तो उनके कोच देवल सहाय उन्हें एक छक्का मारने के लिए 50 रुपए दिया करते थे उस टाइम पे। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको चांस कैसे मिला तो इंडिया ए की वो एक सीरीज खेल रहे थे, उसमें उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। वहां पे इंडियन सिलेक्टर्स प्रेजेंट थे और इसी वजह से उन्होंने इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश के लिए उनको सिलेक्ट किया। वैसे ये वाला टूर एम एस धोनी के लिए काफी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वो पहले मैच में 0 पे आउट हो गए और फिर उनके 4-5 मैच में इतने अच्छे रन भी नहीं बने। हाँ लेकिन हाँ। फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक मैच खेला जिसमें सचिन तेंदुलकर 2 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन सहवाग और एम एस धोनी की एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और वो मैच में उस मैच में उन्होंने 148 रन भी मारे थे एम एस धोनी हाँ, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था, फैसलाबाद में था शायद ये मैच। तो अगर बात करें मैंने पहली बार एम एस धोनी को कब देखा, वो था जयपुर का जो मैच था 2005 में, जब उन्होंने ने। 183 रन्स बनाए थे। तब मैंने उनको पहली बार देखा था और वो मेरी लाइफ का पहला ऐसा मैच था जो मैंने पूरा कंप्लीट देखा। और तभी से मुझे लग गया था कि एम एस धोनी काफी अच्छे एक यंग प्लेयर लग रहे थे उस टाइम पे। विकेट कीपर हमने काफी दिनों से देखा नहीं था ऐसा कोई इंडिया के लिए जो खेल रहा है। और काफी एक्सप्लोसिव इनिंग्स थी, 15 फोर्स और 10 सिक्सेस थे ये, जो कि उस टाइम पे काफी बड़ी बात थी। आजकल तो काफी नॉर्मल हो गया है ऐसे चौके छक्के मारना, मगर उस टाइम पे काफी बड़ी बात थी। 183 नॉट आउट बनाया उन्होंने 145 बॉल्स पे। और ये ऐसा नहीं था उस कि टाइम बस। हाँ उस टाइम अगर देखा जाए तो मतलब ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट पे ज्यादा जोर देते थे, मतलब कि बिल्कुल। मतलब हाँ ज्यादा उड़ा के नहीं मारना है शॉट, मतलब ग्राउंडेड ही खेलना है, गैप में खेलना है। लेकिन धोनी ने आप देख सकते हैं 10 छक्के मारे, वो काफी बड़ी बात थी उस जमाने हाँ हाँ। और उस टाइम धोनी ऐसा बिल्कुल ऑपोजिट थे जैसा इस टाइम खेलते हैं। वो स्टार्टिंग में इनिंग्स को में। पेस हाँ। करते हैं बहुत स्लो स्लो। उस टाइम तो ऑलमोस्ट हर हम्म। बॉल पे ही अटैक करते थे वो। और ये जो इनिंग्स थी 183 की, ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट इनिंग्स में बनाया गया था। स्कोर हमें चेस करना था, 300 रन के आसपास था शायद, 299 या 300। तो चेस करते जी। वक्त ऐसी इनिंग्स खेलना काफी बड़ी बात है। और ये स्कोर अभी तक भी हाईएस्ट स्कोर है विकेट कीपर के लिए किसी भी ओडीआई में। हाँ, उस श्रीलंका के पास अगर देखा है तो उस समय बॉलर भी काफी अच्छे थे, मुथैया मुरलीधरन हाँ शायद उस समय खेलते थे, तो वो उनकी उन्हें मतलब फेस करना काफी मुश्किल होता था। बिल्कुल। इसके 2 साल बाद एम एस धोनी का नाम एज अ कैप्टन अनाउंस किया गया 2007 के इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप के लिए। इस वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा सीनियर प्लेयर्स हिस्सा नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हें वो इस फॉर्मेट को सीरियसली नहीं ले रहे थे। जैसे हो गए सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। इन सब ने अपना नाम नहीं दिया था T20 वर्ल्ड कप की टीम के लिए। तो काफी एक यंग टीम थी और कैप्टन भी काफी यंग हाँ, बनाया गया एम एस धोनी को। अगर देखा जाए तो उन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि उन्हें ज्यादा प्लेयर के बारे में पता नहीं था कौन कैसा खेलता है। तो उन्होंने बिल्कुल अपनी यंग टीम बनाई और हर मैच के हिसाब से अपने प्लेयर चूज करे कि मतलब उनकी प्लेइंग 11 में कौन से प्लेयर खेले। तो मतलब मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा डिसीजन था। और उनका बॉलिंग चेंजेस देखा जाए हर मैच में, जैसे उन्हें 2007 के फाइनल में आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को दिया था, तो वो हाँ बहुत बड़ी मतलब बात थी। ऐसा मतलब जो कैप्टन अभी नया नया आया है उसके लिए इतना अच्छे से पूरी टीम को चलाना और फिर टूर्नामेंट भी जीतना तो काफी अच्छी बात थी। वहीं से शायद शुरुआत भी हुई थी कि हम जानने लगे कि एम एस धोनी ऐसे अनप्रेडिक्टेबल डिसीजंस लेते हैं। आगे बहुत बार उन्होंने किया हम्म। अपने इंटरनेशनल करियर में ऐसा। पर एक जो चीज हम्म। स्टैंड आउट करी थी पूरे टूर्नामेंट में, वो ये वाला स्ट्रैटेजी थी। बॉल आउट के टाइम जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज में जो मैच हुआ था, वो टाई हो गया था। हाँ। और उसी वर्ल्ड कप में ये एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था बॉल आउट का, विच इज क्वाइट सिमिलर टू फुटबॉल में जो पेनल्टी शूट आउट होता है। तो इसमें हम्म। बॉलर्स को विकेट को हिट करना था। तो उसमें आप देख सकते हो जो फोटो में दिखाया गया है कि कामरान अकमल जो थे पाकिस्तान के विकेट कीपर, वो नॉर्मल जो विकेट कीपिंग पोजीशन होती है उसी पे खड़े हुए हैं। और धोनी देखे तो विकेट के पीछे एग्जैक्टली बैठे हुए हैं, खड़े भी नहीं है। तो इससे हम्म। बॉलर के दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि उन्हें सिर्फ जाके एम एस धोनी को बॉल फेंकनी है। और उसी प्रोसेस में वो विकेट्स को भी हिट कर रहे थे। और इसलिए हमने देखा कि हमारे फ्रंट लाइन बॉलर को सिर्फ एक थे, हरभजन सिंह। बाकी के तो हमारे पार्ट हम्म। टाइमर्स थे, उन्होंने भी विकेट्स को हिट किया। हाँ, और
हाँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फ्रंटलाइन बॉलर्स भी कुछ नहीं कर पाए। हाँ, अगर उस बॉल आउट में देखा है तो वीरेंद्र सहवाग थे और रॉबिन उथप्पा थे। लेकिन रॉबिन उथप्पा काफी अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं और माने जाते रहेंगे, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करते थे किसी मैच में ज्यादातर। लेकिन फिर अगर इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम हर प्रैक्टिस सेशन के बाद एक सेशन बॉल आउट का भी रखती है, इसमें सबका हाँ रिकॉर्ड रखा जाता होगा कि किसने सबसे ज्यादा मैक्स बार विकेट को हिट करा है। तो मतलब हम्म, उसी हिसाब से मतलब इंडियन टीम ने प्रैक्टिस करी है, तभी ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाकी टीमें सोच रही थी कि ये कंडीशन कभी आ ही नहीं पाएगी, मतलब ऐसा बॉल आउट की हाँ कंडीशन कभी आ नहीं एग्जैक्टली। पाएगी, लेकिन इंडियन टीम मतलब ऑलवेज प्रिपेयर थी इस चीज के लिए, और इतने बड़े मैच में, इतने हाई प्रेशर मैच में काम भी आ गया। बिल्कुल। और जो नेक्स्ट अचीवमेंट एज एन इंडियन कैप्टन एम एस धोनी की रही थी वो थी 2008 की जो सीबी सीरीज थी। इंडिया श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये खेली गई थी ऑस्ट्रेलिया में। और बहुत ज्यादा उम्मीद ही नहीं थी कि हम जीतेंगे ये, मगर हम इवेंचुअली जीते। हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया फाइनल्स, उसमें बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स होते थे। तो हमने पहले 2 मैच जीत लिए और हम सीबी सीरीज जीते। तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है एकदम से इधर से टीम का मोरल बूस्ट होगा, क्योंकि हाँ। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना और एक पूरी यंग टीम, हम्म। तो उस टीम में शायद हाईएस्ट रन गेटर थर्ड नंबर पे एमएस धोनी थे, पहले नंबर पे गौतम गंभीर और दूसरे नंबर पे सचिन तेंदुलकर। तो मतलब देखा जाए तो एक तरह पे बूस्ट था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराना काफी बड़ी बात हो जाती है। यहीं से शायद हमारा एज अ वनडे साइड इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। क्योंकि अगर आप देखो हाँ। 2008 के पहले, ऑल्दो इंडिया की टीम अच्छी थी, मगर हम नॉर्मली फोर्थ या फिफ्थ सिक्स ऐसे ही रहते थे रैंकिंग्स में। मगर इसके बाद हम हम्म। कंसिस्टेंटली टॉप 3 में आना शुरू हो गए थे। हम्म। और इसी टूर्नामेंट में एक काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो था एम एस धोनी का, रोटेशन पॉलिसी उन्होंने करी थी शुरू। तो इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि क्या है रोटेशन पॉलिसी। तो ये कुछ नहीं, बस एक महज एक मासूम सी कोशिश थी एम एस धोनी की हम्म। कि दुनिया को परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस सिखाया जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एक हमारा सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सहवाग, सचिन और गंभीर। तो एन की वैल्यू 3 है, और एम एस धोनी ने आर की वैल्यू को 2 बनाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ये 3 एलिमेंट्स हैं वो फील्डिंग में इतने अच्छे हैं नहीं। और एक बार में एक मैच में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड काफी बड़े हैं और काफी ज्यादा आउटफील्ड हमें कवर करनी पड़ती है एज अ फील्डर। तो अगर तीनों एक साथ खेलेंगे तो टीम के लिए वो सही नहीं रहेगा एज फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने सिंपल एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, 3C2, और 3 कॉम्बिनेशन उन्होंने करे, और वो ऑल्टरनेटिवली हर एक एक मैच में एक कॉम्बिनेशन रखते थे। जैसे सहवाग सचिन को रख किया, फिर अगले मैच में सचिन गंभीर खिलाया, फिर उसके अगले मैच में गंभीर सहवाग खिलाया। तो ये काफी लोगों ने अग्री नहीं किया इससे। जैसे गौतम गंभीर हो गए, मतलब हम्म, उनका मानना ये था कि जब भी आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हो तो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए। तो हम्म, ऐसा भी नहीं था कि वो इतने भी खराब फील्डर थे कि वो मतलब एक बॉल को ना पकड़ पाए, कैच नहीं ले पाए। अपन अगर देखें तो सहवाग हमेशा ज्यादातर स्लिप में खड़े होते हैं, उनको दिखते थे। हम्म, तो उनने स्लिप में बहुत अच्छे अच्छे भी कैच पकड़े हैं, तो लेकिन मतलब अपन ऐसा कह नहीं सकते कि ये 3 अच्छे फील्डर नहीं थे। लेकिन अगर एम एस धोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर सचिन, सहवाग और गंभीर तीनों एक साथ प्लेइंग 11 में खेलते हैं, तो जैसे नए खिलाड़ी है उनको ज्यादा चांस नहीं मिल पाता। अगर उनको चांस देने की बात आती है तो फिर ये डिसीजन सही था। नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये डिसीजन सही था रोटेशन पॉलिसी का, क्योंकि अपन को जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो हम्म। मतलब अपन को हर मैच जीतने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तो अपन को बेस्ट प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए हर बार। हाँ फिर और अगर यही। देखा है तो शायद उनने। हाँ वही बात की, लीग स्टेजेस में तो हमने ये अप्लाई किया, मगर जब हमें ऐसा था कि डू और डाई मैच था कि अगर ये हारे तो बाहर है, तब उन्होंने तीनों भी खिला दिए एक साथ। तो मतलब हाँ, हम्म। थोड़ा हिपोक्रेसी हो गई थी, मगर ठीक है, अब धोनी की सोच है। और जो अगली अचीवमेंट थी एम एस धोनी की एज एन इंडियन कैप्टन, वो टेस्ट मैचेस में आई थी। इंडियन टीम नंबर 1 पे पहली बार पहुंची आईसीसी रैंकिंग्स में 2009 में। श्रीलंका के अगेंस्ट हम्म। ये सीरीज थी, उसके बाद हम फर्स्ट नंबर पे आए। और इसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप तो सबको ही याद है। फाइनल में काफी अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, मैच फिनिश किया, और आखिरी जो छक्का है वो तो सबको ही याद है। और ये वाली क्लिप अगर अगर फिर से चला दिया है तो पूरे गूजबम्स आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना ऐतिहासिक पल था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। सब पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे उस रात, तो बहुत जश्न मनाया गया था। हाँ बिल्कुल। ऑल्दो पूरे वर्ल्ड कप में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी बैट के साथ एम एस धोनी की,
मगर जब उनको ओकेजन ने डिमांड किया तब उन्होंने डिलीवर किया, काफी अच्छी इनिंग्स खेल के अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया था, अगर आपको याद हो। युवराज सिंह से आगे आए थे वो बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि उनका मानना था कि वो मुरलीधरन और सूरज रणदीप, जो उनके श्रीलंका के स्पिनर्स थे, उनको वो ऑलरेडी सीएसके के प्रैक्टिस सेशंस में खेल चुके थे, दोनों ही सीएसके का पार्ट हुआ करते थे। तो इस वजह से उनका मानना था कि वो बेटर खेल सकते हैं। अगर ये अभी गौतम गंभीर अपनी वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने इधर से बंद कर दिया होगा देखना, क्योंकि बिल्कुल। उस वाले मैच में गौतम गंभीर ने 97 रन मारे थे और उन्हें मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था। बल्कि मुझे लगता है कि उन्हीं ने पूरी पारी को बुना था, जिस तरह से उन्हें मतलब प्रेशर को हाँ एब्जॉर्ब करके एमएस धोनी के लिए प्लेटफॉर्म दिया था कि वो आके खेल सके। तो मतलब मुझे लगता है उनको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। वैसे अभी इधर एमएस धोनी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ऑल्दो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मगर मुझे लगता है वही कि गौतम गंभीर को ही मिलना चाहिए था। अगर शायद उनके 3 रन और होते, 100 कंप्लीट करी होती, तो पक्का ही उनको ही मिलता। हाँ। और अगला जो टूर्नामेंट था, काफी यंग टीम के साथ हम गए थे इंग्लैंड में 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो भी हम जीते। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को ही फाइनल में हराया। काफी बड़ा अचीवमेंट था हम्म। ये इंडियन टीम के लिए। और वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स थे हम, क्योंकि सारे यंगस्टर्स ही थे पूरे टूर्नामेंट में। और और इसमें देखा जाए कि फाइनल में एमएस धोनी जरूर 0 रन तक आउट हो गए थे, लेकिन वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। वो उसने 2 कैच पकड़े थे और इयान बेल और ट्रॉट, जो इंग्लैंड के काफी अच्छे बल्लेबाज थे, उन दोनों के हाँ उन्होंने कैच पकड़े स्टंप के पीछे और एक रन आउट भी करा था। तो इससे काफी इफेक्ट भी पड़ा था। और आखिरी ओवर एमएस धोनी ने अश्विन को दिया था, तो मतलब वो काफी अच्छा मुझे चेंज लगा था कि आखिरी ओवर आप एक स्पिनर को दे रहे हैं, हाँ क्योंकि पिच में थोड़ा घुमाव था। तो वो हाँ। उनने उस हिसाब से आखिरी ओवर अश्विन को दिया। हाँ, घुमाव भी था, और लेफ्ट हैंडर उनका बैटिंग कर रहा था, ट्रेडवेल करके। तो हाँ। उससे दूर जाती है अश्विन की बॉल, इस वजह से भी उन्होंने अश्विन को दिया होगा। और इसी टूर्नामेंट से रोहित शर्मा की करियर का शिफ्ट आया करियर में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एम एस धोनी ने रोहित शर्मा को एज एन ओपनर ट्राई किया, और वो काफी अच्छा वर्क किया। और यहीं से शिखर धवन के लिए भी ओडीआई करियर की शुरुआत हो गई थी काफी अच्छी। और तब से ही हम रोहित और धवन की जोड़ी, जो काफी 6-7 साल तक डोमिनेट किया उसने, और अभी भी डोमिनेट कर तो ही रही है। तो अगर देखा जाए तो शिखर धवन और रोहित शर्मा जब ओपनिंग करने लगे तो एक स्टेबिलिटी प्रदान हुई। मतलब वो 100 रन हाँ। की आराम से पार्टनरशिप लगा देते थे, तो मतलब एक इंडिया टीम को एक पेस मिल जाता था। और एम एस धोनी को जैसे कि हम सब लोग जानते हैं एज अ फिनिशर, वो सबसे ज्यादा फेमस है। तो वैसे तो हम्म। उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस फिनिश किए हैं इंडियन टीम के लिए भी, और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी। बट उनमें से 2 मैचेस मैंने सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे। तो पहला जो मैच था वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीबी सीरीज 2012 में जो हुई थी। तो उस मैच में ऑल दो टारगेट बड़ा नहीं था और स्टार्ट भी हमको अच्छी मिली थी, मगर मिडिल ऑफ द इनिंग्स हमने थोड़ा विकेट्स गवा दिए। और एंड में सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि 4 बॉल्स पे 12 रन चाहिए थे, और एम एस धोनी स्ट्राइक पे हम्म। थे। और ये, जैसा कि सबको पता है, कि काफी आइडियल एम एस धोनी के लिए सिचुएशन थी ये। और हम्म। क्लिंट मकाय उनके बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम, काफी अच्छी डेथ बॉलिंग करते थे वो। काफी ज्यादा उनके पास वेरिएशंस थे, स्लोअर बॉल काफी अच्छी थी उनके पास। और हम्म। उनको ही उन्होंने 112 मीटर का छक्का मार दिया उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में। और इसी वजह से वो थोड़ा पैनिक कर गए, और अगली बॉल उन्होंने नो बॉल डाल दी, उस पर भी एक बाउंड्री लगा दी एम एस धोनी ने। और अल्टीमेटली हम दो बॉल्स रहते ही मैच जीत गए थे वो। हाँ, अगर देखा जाए कि वो इतना छक्के का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, अगर देखा जाए इंडियन ग्राउंड काफी छोटे रहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड काफी बड़े रहते हैं इंडियन हम्म। ग्राउंड के कंपैरिजन। अगर इंडियन ग्राउंड में अगर आपकी मिस हिट भी होती है तो वही छक्का चला जाता है, लेकिन हम्म। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड में नहीं रहता है। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में अगर उधर पे आपकी मिस हिट होती है तो फिर आप कैच आउट भी हो सकती है या फिर कहीं गैप में भी गिर सकती है। वो सिक्स मारना उस मिस हिट से बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। और सबसे ज्यादा मोस्ट नंबर ऑफ नॉट आउट्स का भी रिकॉर्ड एम एस धोनी के पास है 84। तो वो काफी मतलब गेम हमेशा पूरा फिनिश करके ही आते हैं। हाँ। और जो अगला मैच था वो था इंडिया वर्सेस श्रीलंका ट्राई सीरीज फाइनल 2013 में। ये ट्राई सीरीज इंडिया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच में खेली गई थी, वेस्ट इंडीज में। तो जो फाइनल था उसमें 202 रन की रिक्वायरमेंट थी इंडियन टीम को। और इस पूरे ट्राई सीरीज में एम एस धोनी काफी ज्यादा इंजरीज से सफर कर रहे थे। और फाइनल हम्म। मैच जो था उसमें उन्होंने कमबैक करी थी। हम्म। तो ऑल्दो टारगेट ज्यादा नहीं था, बट क्योंकि वो काफी एक टफ विकेट था,
तो हमारे बैटिंग ऑर्डर थोड़ा स्ट्रगल किया। 139 फॉर 4 था जब एमएस धोनी बैटिंग करने के लिए आए, और कुछ टाइम बाद ही 182 फॉर 9 हो गया था स्कोर। तो लास्ट ओवर में 15 रन की रिक्वायरमेंट थी। पहली बॉल डॉट बॉल हुई, अगर अगले 3 बॉल्स में काफी इजीली उन्होंने 6 4 6 मैच करके मैच खत्म कर दिया पूरा। हाँ, इस वाले मैच में एक खास बात लगी कि धोनी आए थे तो फोर्थ डाउन पे आए थे, फिर अपने फिफ्थ डाउन तक अपने पास बैट्समैन थे, उसके बाद सब बॉलर थे, मतलब टेल हैंडर जिन्हें कहते हैं। हाँ तो उनके साथ उन्होंने अच्छी साझेदारी करी है कि टेल हैंडर के साथ कैसे खेलते हैं, मतलब आखिरी जैसे ओवर स्टार्ट होता है तो मतलब चार पांच बॉलें खुद ही खेलनी है, सिंगल नहीं लेना है, फिर आखिरी बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक चेंज कर देना है, जैसे अगले ओवर में आपके पास ही स्ट्राइक आ जाए। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट उनने मुझे इधर से दिखाया था। हाँ, काफी अच्छे से वो मैनेज किया उन्होंने टेल एंडर्स के साथ चेस को। और जो लास्ट 6 मारा था उसके बाद विराट कोहली ने काफी कुछ चीजें बोली थी कैमरा पे, जो कि रिकॉर्ड हो गई थी। वो यहाँ तो मैं प्ले नहीं करूंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू हो सकता है और एज रिस्ट्रिक्शन भी लग जाएगा वीडियो पे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, काफी अच्छी क्लिप है वो। तो ऐसे ही बहुत सारे मैचेस रहे हैं जहाँ पे एमएस धोनी ने लास्ट ओवर में मैचेस खत्म किए हैं। तो एक बार ऐसे ही उनसे किसी ने पूछा था कि लास्ट ओवर में वो प्रेशर फील क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली बैट्समैन काफी ज्यादा नर्वस रहते हैं लास्ट ओवर या सेकंड लास्ट ओवर में अगर मैच फिनिश करना होता है। तो उनका आंसर सिंपल यही था कि वो बॉलर की मेंटालिटी को स्टडी करते हैं कि बॉलर को ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा क्योंकि वो एमएस धोनी को बॉलिंग कर रहे हैं। तो बॉलर के लिए वो एक तरह से नर्वस सिचुएशन होनी चाहिए कि अगर ये मैच कहीं से वो नहीं जिता पाए तो अगले मैच में उनको शायद खेलने को ही ना मिले। तो बॉलर के लिए काफी ज्यादा प्रेशर सिचुएशन होती है। तो इस वजह से वो वेट करते हैं कि बॉलर कब एक खराब बॉल डालेगा लास्ट ओवर में। 6 बॉल्स में से 1 2 बॉल तो खराब आएगी, तो उसमें वो अपने आप को बैक करते हैं कि वो बाउंड्री हिट कर देंगे। हाँ, अगर उनमें 6 बॉलर में अगर उनकी 2 3 बॉल उनके रेडार में आ गए तो फिर हम्म, तो बिल्कुल दर्शक बनेंगे फील्डर, ऐसा सीन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आकाश चोपड़ा। और जो अगला एक थोड़ा सा सैड मोमेंट था एक धोनी फैन या फिर एक क्रिकेट फैन के लिए, वो ये था जब धोनी ने हम्म, अचानक ही टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। हमेशा की तरह धोनी का कोई भी डिसीजन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन भी कुछ अलग नहीं था। एक मैच अभी भी बचा हुआ था सीरीज में, हम ऑस्ट्रेलिया में थे। तो तभी धोनी ने बोल दिया कि मैच के बाद कि मैं नहीं खेलूंगा। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिवील नहीं किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हम्म, उन्हें नहीं पता था। वो बस एक अचानक से ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने बता दिया प्लेयर्स को। और धोनी का टेस्ट करियर की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ब्रिलियंट टेस्ट करियर था, बट एज अ कैप्टन उन्होंने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिए इंडियन टीम को। जैसे 2009 में हमने डिस्कस किया कि हम नंबर 1 भी बने। तो अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखो तो 90 टेस्ट खेले उन्होंने, 4876 रन स्कोर किया एट एन एवरेज ऑफ 38। और हाईएस्ट स्कोर जो उनका 224 का था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। काफी अच्छी इनिंग्स थी वो। और एज अ विकेट कीपर ही हैज इफेक्टेड 294 डिसमिसल्स। तो ये हम्म। फिफ्थ हाईएस्ट है टेस्ट क्रिकेट में। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एम एस धोनी ने शायद कुछ ज्यादा जल्दी कर दी टेस्ट मैच से, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी भी अपन लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं विकेट कीपर की। तो हम्म, अभी भी अपने को टेस्ट में कोई अच्छा सा विकेट कीपर नहीं मिला है जो हर सिचुएशन में बैटिंग भी कर ले प्लस हम्म। विकेट कीपिंग भी कर ले, क्योंकि जब विकेट कीपिंग तो पांचवा दिन मुझे होता लगता है। है विकेट कीपिंग तो मुझे लगता है रिद्धिमान शाह सही है। बट ऐसा है कि रिद्धिमान शाह विकेट कीपर अच्छे हैं मगर वो बैट्समैन अच्छे नहीं है। और ऋषभ पंत के साथ बात ये है कि वो बैट्समैन तो अच्छे हैं टेस्ट मैचेस में, हम्म, हम्म, स्पेशली जब ओवरसीज जाती है हमारी टीम। उन्होंने 2 शतक हम्म, मारे हुए हैं ओवरसीज। हम्म, मगर उनकी कीपिंग जब टेस्ट क्रिकेट में आपको 90 ओवर्स तक खड़े होना होता है एक दिन में, तो वहां पे वो थोड़े हम्म, इश्यूज फेस करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन हमको नहीं मिल पाया बैट्समैन और कीपर का। बट आई और जब गेस। फिफ्थ हाँ, जब फिफ्थ डे पे मतलब पिच क्रैक हो जाती है और बॉल एक्स्ट्रा घूमने लगती है, एक्स्ट्रा स्विंग करने हम्म, लगती है, तो उस समय मुझे लगता है सारे विकेट कीपर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन एम एस धोनी का मैं विकेट कीपिंग करते देखता था तो वो अच्छे से एंटिसिपेट कर देते बॉल कहाँ पे स्विंग होने वाली है, कि मतलब हम्म। कितनी स्पिन होगी। तो इसलिए वही ये हुआ। वही मेरे हिसाब से शायद वही बात है कि अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि अगर उन्हें ओडीआई और टी20 करियर को अपना एक्सटेंड करना है तो उन्हें एक हम्म, जगह से तो रिटायरमेंट लेना ही होगा जो कि टेस्ट क्रिकेट है।
और इनफैक्ट उनके अगर आप बहुत पहले के इंटरव्यूज अगर देखो तो 2005-6 में तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो 10-11 साल से ज्यादा नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट। हाँ, अगर इस फॉर्मेट में देखा जाए तो मतलब मेहनत काफी ज्यादा है कि मतलब आपको 5 डेज 90 ओवर्स और ज्यादा ओवर आपको खड़ा रहना पड़ता है, और फिर आप तीनों फॉर्मेट में एज अ विकेट कीपर, तो वो काफी मतलब फिटनेस पे इशू आ सकता है। वैसे भी एम एस धोनी को बैक की काफी ज्यादा दिक्कत रहती थी। हाँ, और नेक्स्ट एक काफी अच्छा मोमेंट था हर एक इंडियन फैन के लिए, 2016 का T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच था। नॉकआउट गेम था ये, और अगर हम हारते तो वर्ल्ड कप से बाहर थे। तो वहीं पे लास्ट 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे, और फाइनली लास्ट बॉल पे, शायद लास्ट बॉल पे भी 2 ही रन चाहिए थे, तो तभी हम्म। हार्दिक पांड्या ने एक थोड़ी सी वाइड बॉल डाली और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, और धोनी ने काफी अच्छे से एंटिसिपेट किया उसको। अब उन्होंने राइट ग्लव अपना पहले ही उतार दिया था, फिर जैसे ही बॉल कलेक्ट करी फिर वो यूसेन बोल्ट बन गए और स्टंप्स को उखाड़ दिया उन्होंने, और एक रन से जीते हम वो मैच। और अगर आप देखो उस मैच की क्लिप, तो डिसीजन आने से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आउट है, ऐसा करके बोल दिया था उन्होंने आशीष नेहरा वगैरह को। क्योंकि उन्हें मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे अपनी रनिंग पे कि हम्म। उन्हें पता था कि भाई ये वाला बैट्समैन मुझसे तेज भाग ही नहीं सकता, मतलब पहुंच ही नहीं सकता इस टाइम पे। हाँ हाँ। और फिर ये हुआ कमबैक एज एन इंडियन कैप्टन। तो जैसा कि सबको पता है कि 2017 जनवरी में उन्होंने हम्म। ओडीआई की कैप्टनसी, ओडीआई और T20s की कैप्टनसी छोड़ दी थी और विराट कोहली को दे दी थी वो कैप्टनसी। हम्म। बट इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच एक सीरीज खेली जा रही थी 2018 में, उसमें रोहित शर्मा कैप्टन थे, बट एक मैच हम्म। के लिए उन्होंने रेस्ट लिया था। तो सारे टीम मेंबर्स ने बोला कि MS धोनी को कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि इस मैच के बाद वो 200 ODIs एज अ कैप्टन कंप्लीट कर लेंगे। तो 696 डेज के बाद वो उन्होंने वापस एज अ कैप्टन टॉस के लिए गए। वो ये मैच टाई रहा था। हाँ, अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये वाला रिटायरमेंट का ऑप्शन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर 2019 के वर्ल्ड कप की आप तैयारी कर रहे थे तो आपको मतलब आप टीम में रह के ही अपने दूसरे प्लेयर को ट्रेन करना चाहते थे। ऐसे और टीमों का देखा जाए तो मतलब सारे बड़े खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले ली, जैसे एबी डिविलियर्स हो गए साउथ अफ्रीका के, और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। तो मतलब उनकी वो तो टीम बहुत काफी बार ज्यादा लेते रहते हैं, शायद अफरीदी तो हाँ। बहुत बार रिटायरमेंट लेते रहते हैं फिर वापस आ जाते हैं। हाँ हाँ, उनका तो मूड चेंज होता रहता है, वो कभी भी ले लेते हैं कभी भी आ जाते हैं। हाँ लेकिन अगर एक ऐसा देखा जाए ओवरव्यू, तो मतलब एम एस धोनी का मेन मोटिव ये था कि वो टीम में रह के दूसरे प्लेयर को ट्रेन कर सके कि कैप्टेंसी कैसे करी जाती है, या फिर क्या क्या एक मैच में चीजें देखी जाती है, उस प्रेशर के कितना प्रेशर है, कितने कैसे हैंडल करना है पूरी टीम को, ये सब देखा जाता है। वो पहले से विराट कोहली को ट्रेन करना चाह रहे थे कि जब वो वही रिटायरमेंट लें तो और टीमों जैसे इंडिया की हालत ना हो, कि जैसे अभी आप देखो वेस्ट इंडीज का भी कुछ ऐसे वही सीन चल रहा है, साउथ वेस्ट अफ्रीका इंडीज का। श्रीलंका, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो सारी मतलब आप ऐसे देंगे तो उनका मतलब ये एक मोटिव हो सकता है कि अपनी इंडियन टीम को बिल्कुल अच्छा सा छोड़ के जाएंगे, मतलब वही स्टैंडर्ड मेंटेन करें इंडियन टीम, जैसे इनफैक्ट रन रेट विराट है। कोहली ने अभी रिसेंटली ये बोला भी कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्हें अचानक से पता चला कि उनको कैप्टेंसी मिल रही है। वो काफी दिन से MS धोनी ने उनको बता के रखा था कि आगे चल के आप ही कैप्टन करोगे इंडिया को, तो काफी एक स्मूथ प्रोसेस था ट्रांजिशन का। हाँ। इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन पीरियड था वो बहुत बड़ा नहीं था। हम्म। और MS धोनी, जैसे कि पता है कि विकेट कीपिंग स्किल्स उनके कितने ज्यादा अच्छे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो फास्टेस्ट स्टंपिंग करी थी उन्होंने, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने। 0.09 था पहले रिकॉर्ड, अब 0.08 कर दिया उन्होंने 2018 में उसको। वेस्ट इंडीज के हम्म। अगेंस्ट ये सीरीज थी। कीमो पॉल थे बैट्समैन और रविंद्र जडेजा थे बॉलर। तो वही इसमें आप देखेंगे तो मतलब रविंद्र जडेजा की बॉल पकड़ना और फिर इतना तेज स्टंप करना काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज फेंकते हैं बॉल। हम्म। तो मतलब उस पर टर्न हो जाए बॉल तो मतलब इतना तेज पकड़ना फिर बेल्स निकालना स्टंप से काफी बड़ी बात होती है। आप अलग झुकाते हैं तो 0.3 सेकंड लगता है आपको, तो मतलब एम एस धोनी इतने टाइम में 3 बार स्टंपिंग कर रहे तो अगर हम बात करें कि वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, तो ये दो पिक्चर्स के थ्रू मैंने दिखाया है कि एक साइड पे आपके शायद सनराइजर्स हैदराबाद के श्रीवत्स गोस्वामी या फिर रिद्धिमान साहा हैं, और हैं। दूसरे साइड पे धोनी है। तो आप देख सकते हो कि बॉल कलेक्ट करने में कितना ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि जब हम्म। बॉल पीछे जाती है तो मोमेंटम के साथ ही आपका हाथ भी पीछे चले जाता है नॉर्मल विकेट कीपर के लिए, फिर उसके बाद हम्म। आप फ्लिक करते हो। मगर धोनी क्या करते हैं, वहीं पे बॉल को रोक लेते हैं, जहां पे कलेक्ट करते हैं वहीं से फ्लिक कर देते हैं स्टंप्स को।
तो यही यहाँ पे ही टाइम वो अपना बचा लेते हैं। एम एस धोनी एक इस बात का भी ध्यान रखते कि उनका हाथ स्टंप की लाइन से आगे ना हो। अगर आगे होता है स्टंप की लाइन से तो वो बॉल नो बॉल करार दी जाती है। एक बार ये गलती ऋषभ पंत ने भी करी थी, तो उसका खामियाजा पूरी इंडियन टीम को भुगतना पड़ा था। तो मतलब वो इतने प्रिसीजन से स्टंपिंग करते हैं कि मतलब उस लाइन को भी मेंटेन करें और बेल्स भी जल्दी निकालें। हाँ बिल्कुल। और शायद ये सिर्फ एक मोमेंट था जहाँ पे धोनी उतने फास्ट नहीं रहे थे, और धोनी भी ये बोल भी रहा है कि शायद अभी तक वो सोचते रहते हैं कि काश मैंने डाइव मार दी होती उस दिन। तो मगर काफी और अच्छा होता। मगर पूरे करियर में उन्होंने कभी डाइव मारी ही नहीं है। उन्होंने अपनी रनिंग पे ज्यादा भरोसा रखा है क्योंकि वो इतने फास्ट रहते हैं नॉर्मली। बट शायद वो ऐसा मोमेंट ही ऐसा था कि थोड़ा सा ऐसा टेम्पटेशन आ ही गया था कि 2 रन ही कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्राइक पे वापस आना था। मुझे एक और मैच याद आता है, 2019 का सीएसके का फाइनल मुंबई हम्म, इंडियंस के खिलाफ। तो हाँ उस मैच में भी वो शायद रन आउट हो गए थे, तो उनकी हाँ फिर टीम हार गई थी सीएसके। हाँ। तो जब भी ये धोनी रन आउट होते हैं तब अच्छी बात नहीं होती है। 2015 में भी ऑल्दो ऑलमोस्ट हम मैच हार ही गए थे, 2015 का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें भी MS धोनी रन आउट हाँ हुए थे। हाँ और ये तो बिल्कुल सबका मन किया था, मेरा भी ऐसे ही करने का मन किया था क्योंकि मार्टिन गप्टिल ने पूरे वर्ल्ड कप में इस थ्रो के अलावा मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया। हाँ बिल्कुल। इसलिए मुझे बस तो इनका थ्रू हाँ बिल्कुल काफी खुशी इंडियन हुई का। थी मुझे जब वो रन आउट हुए सुपर ओवर में फाइनल। तुम्हारा ही मन नहीं, मुझे लगता है पूरी इंडियन फैन हो या फिर जितने भी इंडियन क्रिकेट के फैन थे, सभी का यही मन कर रहा होगा कि गप्टिल ने का ये तुक्का लग गया है थ्रो, बस वो उनके पूरे वर्ल्ड कप में उनका कुछ ज्यादा योगदान नहीं था। हाँ मगर फील्डर तो वो काफी अच्छे हैं ही, तो मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हिट करेंगे विकेट को। बट हाँ सब चाहते थे कि नहीं हिट करते तो काफी अच्छा रहता। हाँ, इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल। तो अचीवमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। ऐसे तो काफी हजारों अचीवमेंट्स रहे हैं उनके क्रिकेट में और क्रिकेट के बाहर भी। उनमें से कुछ जो काफी इंपॉर्टेंट वाले थे, वो एक था उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक मिली इंडियन आर्मी की तरफ से। और हमने देखा भी है कि इंडियन आर्मी के प्रति काफी ज्यादा लगाव है MS धोनी को। वो जाते रहते हैं आर्मी कैंप्स में। उनके किट्स और जर्सीज में भी आप कभी कभी देख सकते हो इंडियन आर्मी की थोड़ी थोड़ी झलक रखते हैं वो। फ्लैग लगते हैं इंडियन टीम। हाँ। और 2008 और 9 में वो ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर बने। पद्म भूषण उनको रिसेंटली अभी 2018 में मिला था। और एम एस धोनी के पास 42 इनिंग में आईसीसी की नंबर 1 हाँ बैटिंग रैंक का होल्ड करने का भी एक रिकॉर्ड है। जी, सबसे जल्दी पहुंच गए थे वो नंबर 1 रैंकिंग में। हाँ। हाँ। हम्म, और वही मुझे लगता है कि वो काफी दिनों तक रह भी सकते थे अगर वो जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ता गया, जैसे आप देखो तो वो नीचे जाते गए बैटिंग ऑर्डर में। तो उन्होंने अपने हाँ आप को एज अ फिनिशर ही स्टैब्लिश कर लिया। अगर वो अपने आप को जैसे सौरभ गांगुली ने उनको नंबर 3 पे चांस दिया था, और वहां पे आप हम्म, परफॉर्मेंसेस देखो तो काफी हंड्रेड्स भी बनाए उन्होंने, और हम्म, काफी अच्छे दिखे थे एज एन ODI प्लेयर। ऐसा नहीं लगा था कि ऑल्दो उनके पास एकदम परफेक्ट टेक्निक नहीं है मगर वो उन्हें रन्स बनाना आता है। हाँ। तो अगर वो सिचुएशन के चाहते, हिसाब से खेल रहे। हाँ बिल्कुल, बोल अगर वो बोल बोल बोल। चाहते तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर सकते थे कि अगर अभी 10,000 रन है तो उनके 15,000 16,000 रन भी हो सकते थे ODI क्रिकेट हाँ, अगर अगर फिर अपन देखें जब धोनी आए थे, तो अपने पास ऐसा फिनिशर कोई नहीं था, अपने पास में। हाँ अपर वो ऑर्डर भी है। बैट्समैन काफी ज्यादा थे, तो उन्हें लगा कि मेरा रोल ऐसा फिनिशर ही हो गया पता टीम में। ये काफी ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि धोनी एक हुक या क्रुक नाम की मूवी थी डेविड धवन की, उसमें MS धोनी एक कैमियो रोल करने वाले थे जॉन अब्राहम के साथ। मगर प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर के बीच में कुछ इश्यूज की वजह से वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। ऑल्दो कुछ पोस्टर्स वगैरह उसके रिलीज हुए थे तो उससे पता लग रहा था कि ये फिल्म क्रिकेट के बारे में ही है, मगर ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई, तो हम धोनी को ऑन स्क्रीन कभी देख नहीं पाए। हाँ, और जैसे आप पिक में देख पा रहे हैं, वो जॉन अब्राहम के काफी अच्छे दोस्त थे। हाँ काफी और अच्छे दोस्त हैं। इन्हें जॉन अब्राहम की वो लॉन्ग हेयर कट वाली स्टाइल थी, वो भी हाँ अपनाई थी, वो बिल्कुल। काफी ज्यादा हाँ फेमस हो गई थी। हाँ उस टाइम काफी ज्यादा फेमस थी। हाँ इनफैक्ट जो पाकिस्तान टूर था इंडिया का, उसमें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में परवेज मुशर्रफ ने काफी ज्यादा तारीफ करी थी उस हेयर स्टाइल की MS धोनी हाँ की। अगर हम MS धोनी की बात कर रहे हैं तो CSK की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल। तो जो पहला IPL का ऑप्शन था 2008 में, तो वहां पे $1.5 मिलियन में MS धोनी को खरीदा था CSK ने। उसके बाद से तो एक तरह से परमानेंट पार्ट ही बन गए हैं वो CSK का।
और हाँ। इनफैक्ट जो सीएसके फैंस है उनको थला करके बुलाते हैं, और सुरेश रैना को चिन्ना थला करके बुलाते हैं। नो डाउट वो बेस्ट टीम रही है सीएसके पूरे आईपीएल में। 3 बार उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, 2010, 11 और 18 में। बेस्ट विन परसेंटेज भी है उनका, सारी टीमों को अगर मिला के देखें तो 61.34 है उनका विन परसेंटेज। हम्म। आईपीएल प्लेऑफ्स में 9 बार पहुंचे हैं, और उनमें से 7 बार फाइनल में पहुंचे हैं। और चैंपियंस लीग टी20 भी उन्होंने 2010 और 2014 में जीता हुआ है। तो ऑलमोस्ट ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन्होंने अचीव नहीं करी है एज अ फ्रेंचाइज। अगर मेरे हिसाब से देखा है तो मुझे लगता है 2018 काफी अच्छा, मतलब काफी इम्पोर्टेंट साल था सीएसके के लिए, क्योंकि टीम रियूनियन हुई थी हम्म। और सब प्लेयर है, सब सारी टीम है, सब लोग बोल रहे थे कि सीएसके में से मतलब ओवर एज। एक्सपीरियंस हम्म। और ओवर एज प्लेयर है। हम्म। और फिर देखा जाए तो ना सीएसके के खिलाफ, सीएसके के पास ना बॉलिंग ऑर्डर इतना परफेक्ट था, सब नए प्लेयर थे, जैसे दीपक चहर हो गया, शार्दुल ठाकुर हो गया, बस एक डीजे ब्रावो कह सकते हैं, डोएन ब्रावो, जो काफी अच्छे थे, लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस एज अ बॉलर इतना अच्छा नहीं चल रहा था जैसे आप पहले देखते हो उनको, जैसे आप हाँ। पहले डीजे ब्रावो को देखते थे। हम्म। तो मुझे लगता है कि उस 2018 में हर मैच में नया खिलाड़ी ने परफॉर्म करा, मतलब अलग खिलाड़ी ने परफॉर्म करा और सीएसके को मैच जीता, जैसे कभी अंबत्ती रायडू, सैम बिलिंग, शेन वॉटसन, और एम एस धोनी ने काफी अच्छी नॉक खेली है उस 2018 के सीएसके में। तो मतलब ऐसा डोमिनेंस सीएसके ने बताया कि वी आर बैक। तो मुझे लगता है 2018 काफी इंपॉर्टेंट साल था सीएसके। हाँ, और इससे ये भी पता चलता है कि एमएस धोनी को ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको स्टार प्लेयर्स ही चाहिए अपनी टीम में। वो एक थोड़े सी एवरेज स्क्वाड के साथ भी उनसे बेस्ट निकलवा सकते हैं। उनका एक अपना खुद का मेथड है कि वो अपने प्लेयर्स बैक करते हैं, फिर ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं वो टीम कॉम्बिनेशंस हाँ। में। तो वो स्ट्रैटेजी उनके लिए काफी ज्यादा वर्क करती है। हाँ, मतलब वो एक पर्टिकुलर प्लेयर की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे काम करते हैं और उस हाँ। स्ट्रेंथ को बिल्कुल ऐसा निखारते हैं कि वो हम्म। पूरा मैच में उन इफेक्ट पड़ता है उस स्ट्रेंथ का। हाँ, जैसे कि आप दीपक चहर की बात कर रहे थे, तो हम्म। दीपक चहर हम सब जानते हैं कि डेथ में उतने अच्छे बॉलर नहीं है। तो कभी कभी हम देखते थे कि वो उनके 4 ओवर, शुरू में ही 4 ओवर एक साथ डलवा देते थे। हम्म। और चार नहीं तो कम से कम 3 तो डलवाते ही थे हमेशा, तो जिससे कि जो उनका बेस्ट है वो निकल पाए। शुरुआत में बॉल स्विंग होती है, तो हम्म। वो वैसे ही करवाते थे दीपक चहर से। पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा विकेट ले सके, क्योंकि बॉल स्विंग होती है, हर बल्लेबाज परेशान होता है, चाहे कितना ही बड़े बल्लेबाज हो, वो हम्म। स्विंग पे हल्का स्ट्रगल तो करता ही है। और इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले जो आखिरी सवाल जो पूरे इंडिया फैंस के दिमाग में चल रहा है कि शुड एम हम्म। एस धोनी प्ले द T20 वर्ल्ड कप, या फिर बेटर इसको बोला जाए तो विल एम एस धोनी प्ले द वर्ल्ड कप। क्योंकि अगर चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में खेलना, तो मुझे नहीं लगता हम्म। कोई उनको रोकेगा एज सच। बट क्या तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? देखो, मुझे नहीं, पूरे इंडिया या फिर इंडियन फैंस जो भी क्रिकेट के फैंस हैं, उन्हें सबको लगता है कि एमएसडी को नहीं नहीं खेलना नहीं, चाहिए वर्ल्ड कप। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। काफी क्यों? ज्यादा लोगों को लगता है नहीं खेलना चाहिए। मैं नहीं, मैं रीजन लिस्ट करता हूँ कि उस हिसाब से हाँ। फिर तुम डिसाइड, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि क्या लगता है। मेरे को हाँ, रीजन लिस्ट बिल्कुल। करने तो मुझे। हाँ। तो अगर पहला रीजन देखा जाए कि इंडियन टीम के पास इतना अच्छा भी कोई विकेट कीपर नहीं है जो मतलब हर प्रेशर वाले मैच में अच्छे से कैच पकड़ सके, मतलब कोई कैच ड्रॉप ना करे, ना स्टंपिंग का चांस छोड़े। हम्म। क्योंकि वो बड़े मैचेस में स्टंपिंग और कैचिंग बिहाइंड दी विकेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि हल्का सा हाँ। भी पैर अगर बाहर हो बैट्समैन का, जैसे सेट बैट्समैन है, उसने हम्म। हिट उसकी मिस हो गई, तो उसे मतलब स्टंपिंग का एक चांस बन जाता है आउट करने का। या फिर वो ऑफ बैलेंस हो गया प्लेयर जो खेल रहा है, तो हल्का सा वहां पे स्टंपिंग का चांस बन जाता है। तो अगर अपन देखें तो इतना भी उनसे बेहतर कोई है नहीं स्टंपिंग के मामले में। और फिर अगर दूसरा रीजन देखा जाए तो आप ऋषभ पंत या के राहुल की बात करते हैं, तो के राहुल एज अ बैट्समैन तो काफी अच्छे, उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया है, काफी अच्छे हम्म। खेलते हैं वो। हम्म। लेकिन एज अ विकेट कीपर तो मुझे उनकी स्किल्स पे कभी कभी डाउट आता है, उन्होंने बहुत सारे कैचेस भी छोड़े हैं। तो हाँ। ये भी देख सकते हैं। और फिर ऋषभ पंत की बात करी जाए तो ऋषभ पंत बैट्समैन, वो सेम बैट्समैन अच्छे हैं ऋषभ पंत, लेकिन वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, हर बॉल को हिट करने का देखते हैं, सिंगल और डबल नहीं देख हम्म। पाते हैं, ना रनिंग बिटवीन दी विकेट्स उनकी इतनी फास्ट है। अगर तीसरा पॉइंट अपन देखें तो डीआरएस, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कि मतलब हर बार बॉलर तो कहता है कि बैट्समैन आउट है, लेकिन हमेशा हाँ। वो आउट नहीं होता है, वो बॉलर तो पूरा अपना कन्विंस करता है कैप्टन को और विकेट हाँ, कीपर वही। को कि आउट है वो, लेकिन वो नहीं होता है। इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विकेट कीपर का रोल इस समय, क्योंकि वो सीधा स्टंप के सीध में रहता है।
तो काफी अच्छे से जज कर सकता है कि एलपीडब्ल्यू है या फिर बैट का कुछ एज लगा है कि नहीं लगा है। तो कैप्टन को बता सकता है कि आपको डीआरएस लेना है कि नहीं। और अगर ये देखा जाए तो फिर उनसे अच्छा कोई है भी नहीं, धोनी रिव्यू सिस्टम जिसे अपन कहते हैं। हाँ, और मतलब इसके बारे में दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहली तो हम्म। कि जो आप केएल राहुल की बात कर रहे थे कि बैट्समैन तो काफी अच्छे हैं वो, बट हम्म। एज अ विकेट कीपर उन्हें काफी कुछ अभी प्रूव करना बाकी है, और इससे मैं हम्म। अग्री करता हूँ। और इसी वजह से मुझे लगता है कि विराट कोहली जो मीडिया में चीजें बोल देते हैं वो काफी जल्दी इम्पल्सिवली बोल देते हैं चीजें, जैसे कि अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड में सीरीज हुई, ठीक है, तो हम्म। उसके बाद उन्होंने मीडिया में बोल दिया कि हाँ हम केएल राहुल को ही देख रहे हैं एज अ विकेट कीपर अब से। सिमिलरली अगर आपको याद हो कि अंबाती रायडू के बारे में उन्होंने यही बोला था जब वो अच्छा परफॉर्म हम्म। कर रहे थे, तो उसी सीरीज में उन्होंने बोल दिया था कि वर्ल्ड कप के लिए हमें नंबर 4 मिल गया है। फिर अपनी बात को उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया जब सिलेक्शन में उन्होंने लिया ही नहीं अंबाती रायडू को। तो इस वजह से हाँ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कंक्लूजन ले आते हैं विराट कोहली कि अभी एक सीरीज में हाँ। अच्छा परफॉर्म किया है केएल राहुल ने। मैं मानता हूं उनकी बात। उनका सोचना यह है कि जैसे T20 क्रिकेट होता है, तो T20 क्रिकेट में बैट्समैन का रोल बहुत बड़ा है विकेट कीपर से, ठीक है। हम्म। तो अगर केएल राहुल उनको बैटिंग में अच्छा प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो विकेट कीपर अगर इंक्लूड करेंगे तो ऋषभ पंत होगा या संजू सैमसन होगा, ठीक है। तो हम्म। ऋषभ पंत और संजू सैमसन दोनों ही बैटिंग में थोड़े वीक हैं इन कंपैरिजन टू केएल राहुल, ठीक है। हम्म। तो इससे उनको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा पोजीशन मिल जाती है जहां पे वो शायद एक मनीष पांडे को खिला सकते हैं एक्स्ट्रा, जो काफी अच्छा बैट्समैन है। तो उनका थॉट प्रोसेस ये है। मगर मुझे नहीं लगता कि अगर अगर हम केएल राहुल को T20 वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं, तो कोई एक ना एक हम्म। मैच ऐसा होगा, प्रेशर मैच, जहां पे वो कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, फिर वापस से आप पूरी इंडिया उनको ब्लेम करने लगेगी कि उन्होंने ये चांस छोड़ दिया, ऐसा करके। हाँ, मतलब वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। शॉर्ट टर्म तो हाँ, ठीक है, मतलब ये सीरीज रहती है, लेकिन बड़े हाँ, टूर्नामेंट्स में अपन को एक प्रोफेशनली मतलब वेल अंडरस्टैंड, मतलब जो काफी अच्छे से मैच को देखे हाँ। और एक्सपीरियंस विकेट कीपर की जरूरत है। अब ठीक है, एक्सपीरियंस विकेट कीपर जैसे आप बोल रहे हो एमएस धोनी को आना चाहिए। एमएस हम्म। धोनी के अगेंस्ट जो पॉइंट जाता है कि रिसेंटली हमने देखा है कि वो काफी ज्यादा टाइम लेते हैं इनिशियली इनिंग्स में, ठीक है। हम्म। तो कई बार तो तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमें पावर हिटिंग करनी पड़ती है, जो रिसेंटली काम हार्दिक पांड्या कर रहे हैं टीम के लिए। हम्म। बट धोनी हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते कि वो जिस तरह का गेम वो आईपीएल में दिखाते हैं, एकदम खुल के खेलते हैं 2018 और हाँ। 19 में जो किया। मगर वो शायद इंडियन टीम में आने के बाद थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज्यादा लेने लगते हैं कि उन्हें विकेट अपना बचा के रखना है, होल्ड करके रखना है टीम को। हम्म। अगर वो फ्रीली खेलने लगे जैसा कि वो आईपीएल में खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से हम्म। काफी बेनिफिट हो सकता है टीम को। हाँ, और वो अगर ऊपर आए, अब फिनिशर का रोल अपने हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर ने कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा ऊपर रख के खेले तो उनके लिए वो वाली पोजीशन सही रहेगी, जैसे हाँ, हाँ, नंबर 4 पोजीशन उनके हाँ, लिए सही ये भी रहेगी। ये और भी ये फिनिशर, भी एक ऑप्शन है, हाँ। हाँ, या फिर फिनिशर का रोल हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यर देख लेंगे नीचे। और जडेजा भी आजकल अच्छा काफी हिटिंग करने लगे, वो भी एक्सपर्ट हो गया हिटिंग में। हाँ, तो वही अगर मेरा ऊपर पॉइंट है। विकेट। वही मेरा पॉइंट है कि अगर वो लोअर डाउन दी ऑर्डर आ रहे हैं, तो या तो उन्हें हम्म। गेम अपना आईपीएल जैसा करना पड़ेगा, वरना फिर हाँ। अगर वो एज अ होल्ड करने वाला देख रहे हैं अपने आप को, इनिंग्स को, तो हाँ। आप हम्म। मतलब नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलना चाहिए उन्हें। हाँ, अगर एक बार इनिंग्स होल्ड कर ली उनने, सेट हो गए, तो वो हिटिंग वो हाँ, खुद भी कर सकते हैं एट द एंड। वही वही वही। क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि अभी नॉकआउट गेम में कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाती है कि ऊपर के 3 हमारे आउट हो जाते हैं जल्दी। वहां पे हाँ। एमएस धोनी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस बारे में मैंने एक पॉडकास्ट पूरा किया हुआ है इसी टॉपिक को लेकर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ठीक है, फिर इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं, और जाते जाते एमएस धोनी को हम लोग एडवांस में हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो उनके बर्थडे के आसपास ही रिलीज होगा। हैप्पी बर्थडे एमएसडी, और हम लोग यही होप करते हैं कि आप इंडियन टीम में वापस देखें हम लोग को, और इंडियन टीम टीम के लिए कप लेकर आए फिर से। बिल्कुल।